बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी पेपर 1 बी द्वितीय वर्ष अर्थात बी सेकेंड ईयर अर्थात बी पार्ट 2। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और मॉडल पेपर 2022 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक प्रकार से जो इसमें प्रश्न रहेंगे उसको मैं सॉल्व करने का भी प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम्स में कैसे उत्तर लिखें। तो इस पर भी मेरा विशेष ध्यान रहेगा। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है और बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस देगा ये लेक्चर। निश्चित तौर पर जब आप एक वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस कवर पाते हैं और एक ही वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को रिवीजन करने को पाते हैं, तो आपका एक प्रकार से कॉन्फिडेंस जो स्तर होता है वो ऊपर की ओर उठता है। और एक शिक्षार्थी के लिए यही होना चाहिए कि उसका परीक्षा के अंतिम काल में, परीक्षा के अंतिम चरणों में उसका मनोबल जो लेवल है वो एक प्रकार से कैसा रहे, हाई रहे, ताकि वो एग्जाम्स में बैठे और जिन प्रश्नों के उत्तर ना आते हों उनको भी किसी तरीके से लिखने का प्रयास करे। अगर आपने बीए में खास करके लिखा तो आपको कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको फेल कर दे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बस आपको कॉन्फिडेंशियल पावर का अपने प्रयोग करना है और आप पढ़ लीजिए बस। अगर इस वीडियो को आपने देखा तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस स्तर बढ़ेगा और आपके अंदर जो डर बैठा हुआ परीक्षा का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दावे के साथ बोल रहा हूँ। पेपर 1 जो कि समाजशास्त्र बी द्वितीय वर्ष में आपको पढ़ने को पड़ता है सोशियोलॉजी का, उसका नाम है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। अगर आपके पेपर का नाम भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं हैं अर्थात इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, अगर आपके पेपर का नाम है, निश्चित तौर पर मात्र ये ही एक वीडियो आपको जो है नैया के उस पार दिलवाए ले जाएगी और आपको टॉप करवा करके छोड़ेगी। आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें हमने ऐसे ऐसे प्रश्नों को समाहित किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ज़्यादा विस्तार से पढ़नी है, हालांकि आपको ये वीडियो मेरे देखने का मतलब ये है कि अगर आप देख लेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉप कर लेंगे या पास कर ले जाएंगे। देखने का मतलब ये कि जो बातें बताई जाए उनको आप लोग धैर्य धारण करके सुनिएगा। और जो अगर आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, अगर आपको नहीं लगता कि ये वीडियो सफिशियंट है, तो मेरे चैनल पर आपके पूरा का पूरा पाठ्यक्रम भी पढ़ाया गया है। एक हमने जो है महासंग्राम वीडियो भी दे रखी है, 2021 वाली दी है, एक 2020 में आकर के दी है, तो उनको भी देख लीजिएगा। आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और पूरा का पूरा पेपर उसी में कवर हो जाएगा। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला पर बढ़ते हैं और जानते हैं आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, मतलब यहाँ पर देखेंगे द्वितीय वर्ष जो है समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र आपका है ये। और देखें, प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय समाज में उद्यम समस्याएं इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स आपके पेपर का नाम है। मॉडल पेपर है 2020 का, 2022 का, 20 गलती से निकल गया। और टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हैं। आपको बता दें कि आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। जिनमें ऑब्जेक्टिव परीक्षा होनी उनमें तो ऑब्जेक्टिव होगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 100 के 100 आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक जो होंगे समान होंगे। लेकिन जो लिखित पेपर होता है उसमें खास करके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। अब अलग अलग विश्वविद्यालय जो होते हैं अपने अपने हिसाब से उसमें पूछने का प्रयास करते हैं, जैसे कि उनका मॉडल अलग अलग तरीके से होगा। इसीलिए मॉडल पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग बस इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न बताए गए हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना होगा तो आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों को अगर आपको लिखने को देगा तो आपको 200 शब्दों में लिखने के लिए बोलेगा। अगर आपको देगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय में 500 शब्दों में लिखने को बोलता है और किसी किसी विश्वविद्यालय में आपको 1000 शब्दों में लिखने को मिलेगा। जिसमें 1000 शब्दों को में लिखने को बोलेगा उसमें कम प्रश्न आपको करने होंगे और जिसमें 500 शब्दों को बोलेगा उसमें आपको 2 प्रश्न करने होंगे और 1000 वाले मान लेते हैं आपको 3 प्रश्न करने पड़ेंगे। तो बाकी लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या एकदम से कम हो जाएगी। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो मॉडल जो होगा वो अलग भी हो सकता है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। तो आप मॉडल पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। बस मैंने यहाँ पर 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा है, 10 जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा है और हमने 5 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को रखा है। तो 10 अगर ये आप तैयार कर लेंगे, 10 ये तैयार कर लेंगे, 5 ये तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पर आप जो है अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, 60 प्लस में आप रहेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए और आसानी से हम एक मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि जाति की कोई 2 परिभाषा दीजिए। जाति क्या होती है? जाति आपको समझते हैं ना, भारतीय सामाजिक संस्थाओं में बात की जाए तो जाति जो है शब्द सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है संस्था मानी जाती है। तो जाति क्या है? एक संस्था है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आदिकाल से आप देखेंगे तो भारत की बात की जाए खास करके तो भारत में जाति प्रथा का प्रचलन बहुत प्राचीन काल से ही रहा है। पश्चिमी देशों में सर्वाधिक जो है मतलब कि पश्चिमी देश जो हैं जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उसमें खास तौर पर देखेंगे तो सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या रहा है, वर्ग के आधार पर वो लोग रखते थे। वहाँ पर वर्ग है पश्चिमी देशों में, जबकि हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था रही है। तो भारत में क्या है भाई, जाति है और वर्ण है। वर्ण कौन है, 4 वर्ण है। ब्राह्मणोऽसि मुखामासीत् बाहुराजन्यकृता उरुतदस्य वैश्यपादाभ्याम शूद्रो अजायता। ये ब्राह्मण जो है मुखमंडल है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, उदर पेट मतलब कि जंघे के आसपास वो वैश्य हैं और पैर शूद्र है। इस प्रकार से कैटेगराइजेशन था वर्णों का। और जाति की बात की जाए तो वर्णों से ही टूटी मतलब कि वर्णों के एक प्रकार से टूटे फूटे भाग को या फिर वर्णों से निकली हैं जातियाँ। ठीक, तो जाति और वर्ण जो है यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण के आधार रहे। कहाँ पर, भारत में। तो जाति खास करके हिंदू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार बनी। और आजकल हमारे समाज में बहुत सारी जातियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि ब्राह्मण में बहुत सारी जातियाँ, शुक्ला, मिश्रा, दुबे, तिवारी, पांडे, ये सब हो गए। और इसी प्रकार से आप जो है ठाकुर में आप देखेंगे सिंह हो गए, कोई कोई चौहान हो गए। इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं। और आप देखेंगे कि गुप्ता हो गए, साहू हो गए, जायसवाल हो गए, और उसके बाद में हरिजन हो गए, या इसी प्रकार से आप देखेंगे यादव हो गए, मौर्य हो गए, बहुत सारे जाति हैं। तो ये सब जातियाँ होती हैं। खास करके अगर जाति की परिभाषा को आपको देने के लिए पूछा जाए तो आप आसानी से लिखेंगे कि जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। सबसे पहले जो भी शब्द की परिभाषा या मीनिंग या अर्थ कुछ भी पूछा जाए या डेफिनेशन पूछी जाए तो सबसे पहले जिस उस शब्द जो प्रयोग किया गया है उस शब्द का सबसे पहले आपको अर्थ बताना है। ये अपने नेचर में बता लीजिए, मतलब बना लीजिए कि जो भी पूछा गया, जैसे पूछा गया कि जाति की 2 परिभाषा दीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे जाति जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी में अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी के कास्ट जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है। किससे बना है, पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से जो है कास्ट शब्द बना है, जो कि अंग्रेजी भाषा का है। और ये कास्टा शब्द कहाँ का है, पुर्तगाली भाषा का है। और कास्ट शब्द कहाँ का, अंग्रेजी का है। कास्ट से बना है आपका हिंदी मतलब जाति। और भाई कास्टा जो शब्द है वो कहाँ से बना, पुर्तगाली भाषा से बना है। तो इसका कास्टा का मतलब होता है, क्या होता है, मत विभेद तथा जाति, मतलब मत विभेद मतलब समझ रहे हैं ना कि दूसरे के, जैसे कि विचार जब एक दूसरे घर में भी आप देखेंगे अगर दोनों भाई के विचार नहीं मिलने तो घर में बंटवारा हो जाता है। तो ये चीज़, तो इसी प्रकार से जब दो मतलब कि वर्णों के भीतर ही क्या हुआ कि वर्ण लोग थे तो उसमें क्या हुआ, उनमें थोड़ा सा मतभेद हुआ और उनमें भी जो है थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, अलग अलग हो गए। तो यही चीज़ होती है। इसी प्रकार से जहाँ 4 बर्तन कहते नहीं गाँव वगैरह में कि यहाँ 4 बर्तन रहे वहाँ खटपट लागे रहे, तो वही हाल यहाँ पर भी हुई। तो जाति इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 ईस्वी की बात है, बड़े ध्यान सुनिएगा, 1665 ईस्वी की बात है। 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। विभिन्न विद्वानों ने जाति को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मैं आपको 2-3 मतलब कि 1-2 विद्वानों के अनुसार बता देता हूँ। 2 परिभाषा पूछी गई थी। अगर ये प्रश्न आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जाता तो आप आसानी से कर सकते थे। जितना बातें हमने बताई लगभग आपकी जो है 50 से 55 जो है शब्द हो ही चुके हैं। आप लिख लीजिएगा। मजूमदार एवं मदान के अनुसार बड़ी फेमस परिभाषा है मजूमदार एवं मदान की। और वो परिभाषा आपकी क्या, जाति एक बंद वर्ग है। कौन सी परिभाषा है, जाति एक बंद वर्ग है। ये बड़ी फेमस परिभाषा है, लगातार परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान दीजिएगा। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है, प्रश्न पूछा आता रहा है, लगातार आता है और आएगा 2022 में, अगर जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी। बाकी तो लिखित वालों के लिए तो जाति एक बंद वर्ग है, आप ये याद रखिएगा। ये किसने कहा, मजूमदार एवं मदान ने कहा। ये परिभाषा आप यहाँ पर लिख सकते थे। दूसरी परिभाषा आप और बता सकते हैं। चार्ल्स कूले एक व्यक्ति है, बड़ा अच्छा फेमस जो है समाजशास्त्री है। और चार्ल्स कूले कहता है जाति की परिभाषा को देते हुए कि जब एक वर्ग जो होता है पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित हो। अनुवांशिकता मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपके बप्पा जो थे या फिर आपके पिताजी जो हैं वही आप भी होंगे, मतलब आपके पिताजी के नाम के पिछवा जो लगता है वही आपके पीछे भी लगेगा नाम के। तो ये क्या हुआ, ये अनुवांशिकता पर आधारित हुआ। तो जब एक वर्ग जो होता है पूर्ण रूप से अनुवांशिकता पर आधारित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम जाति के नाम से जानते हैं, फिर जाति कहते हैं। ये चार्ल्स कूले कहते हैं। एक परिभाषा और लिख लीजिए, जे.एच. हटन महोदय की बड़ी फेमस परिभाषा है। और जे.एच. हटन महोदय कहते हैं जाति की परिभाषा को देते हुए कि जाति एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों यानी जातियों में विभाजित होता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर होते हैं, ऊंच नीच पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। तो ये होती है जाति। तो जाति के बारे में हमने आपको बता दिया। जबकि केतकर व्यक्ति एक है, केतकर कहता है कि मतलब कि जाति एक सामाजिक समूह है और उस सामाजिक समूह की 2 विशेषताएं हैं खास करके। पहली विशेषता ये है कि सदस्यता
जाति में केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होती है जिन्होंने उसी जाति में जन्म लिया हो। ठीक, और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये बात खास करके जो है किसने बताई? केतकर महोदय ने। दूसरी बात केतकर कहते हैं कि सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम के द्वारा क्या होते हैं? अपने समूह से बाहर विवाह करने से जो है रोक दिए जाते हैं। अर्थात जैसे कि मान लेते हैं जो शुक्ला जाति का व्यक्ति है वो, यानी कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय में विवाह नहीं करेगा, या जो क्षत्रिय है वो वैश्य में नहीं करेगा, जो वैश्य है शूद्र में नहीं करेगा। इसी प्रकार से शूद्रों में जो मौर्य है वो यादव में नहीं करेंगे, यादव जो है वो वणिक में नहीं करेंगे, अर्थात गुप्ता में नहीं करेंगे। तो मतलब गुप्ता की मतलब कि जो है वैश्यों में भी कटकरी होती है, जैसे कि गुप्ता, साहू, ये सब आपस में कर सकते हैं शादी। लेकिन ब्राह्मणों में भी आप देखेंगे जैसे कि जो शुक्ला हुई मिश्रा के यहाँ कर देंगे, पांडे मिश्रा के यहाँ कर देंगे, या मिश्रा जो है तिवारी के यहाँ कर दिया, तिवारी शुक्ला के यहाँ कर दिए, या दुबे कर दिए किसी जो है किसी दूसरे ब्राह्मण में। तो इस प्रकार से क्या होता है? तालमेल बना रहता है। तो वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ब्राह्मणों के यहाँ करेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय के यहाँ करेंगे, वैश्य वैश्यों में करेंगे, और शूद्र जो होते हैं, शूद्र में भी कई जातियाँ लोगों ने कैटेगराइज की। शूद्र में एक उच्च वर्ण के शूद्र होंगे, एक थोड़े से जो है नीचे वाले शूद्र होंगे, एक सबसे नीचे होंगे, कई चीज़ें होती है ना इसमें भी। जैसे कि एक अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, और उस पिछड़े वर्ग में भी आप देखेंगे तो एक जो है दलित वर्ग भी होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जाति होती है। अब जाति की परिभाषा हमने आपको बता दी। जाति प्रथा की कई विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। आप लिखेंगे कि सभी जातियों में, मतलब यहाँ इस प्रश्न में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ ताकि आपके जो है दिमाग में बनी रहे। सभी जातियों में एक दूसरे के खान पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। और आपको बता दें जाति को लेकर के एक प्रश्न लघु उत्तरीय में भी आएगा आपका। तो चाहे लघु उत्तरीय में आप लिखेंगे तो चाहे दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाए, कुछ भी आपसे पूछा जाए आप आसानी से इन चीज़ों को लिख देंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको जाति के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में आप सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट BA सेकंड ईयर जो है पेपर 1 की प्लेलिस्ट 2022 की पड़ी हुई है, अंदर उसमें जाएंगे तो जो है दूसरा वीडियो ही जाति की परिभाषा को लेकर के हमने समझाया है। उसमें आप देखेंगे तो जाति के बारे में हमने खूब विस्तार से आपको बता दिया है। और जातियों में जातियों के पेशे जो होते हैं निश्चित होते हैं कि कौन कौन व्यक्ति क्या करेगा। तो आप लिखेंगे अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं। जैसे ब्राह्मण जो होगा पूजा पाठ करवाएगा, क्षत्रिय जो होंगे ये एक प्रकार से राजनीति वगैरह करेंगे। आप देखेंगे विशेष करके खास करके जो नेता मंत्री होते हैं अधिकतर जो है ठाकुर होते हैं, तो ये चीज़ होती है क्योंकि उनका कार्य ही वही है। ब्राह्मण देखते हैं बहुत सारे टीचर होते हैं, ब्राह्मण अधिकतर टीचर ब्राह्मण ही होते हैं। तो चूंकि उनका पढ़ाना कर्तव्य था, उत्तरदायित्व था कि लोगों को ज्ञान बांटे। इसी प्रकार से जो वैश्य हैं उनकी दुकानें बहुत ज़्यादा होंगी, जो गुप्ता लोग होंगे या जो बनिया होंगे उनकी दुकानें बहुत ज़्यादा होंगी, जो शूद्र होंगे बेचारे खेतों में कार्य कर रहे होंगे। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो है पेशे का निर्धारण जातियों के हिसाब से किया गया था। एक जाति दूसरे जाति के पेशे को नहीं करती थी, ऐसा जो है था। जातियों में ऊंच नीच का एक संस्करण होता है जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वमान्य रूप से शिखर पर थी। और जाति व्यक्ति के जन्म मतलब कि जाति जो होती थी व्यक्ति के जन्म के आधार पर आजीवन के लिए निश्चित है कि जैसे कि आप पांडे के यहाँ पैदा हुए तो आप भी पांडे होंगे आजीवन तक। ओके, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित थी। और डॉक्टर घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं को भी बताया। तो आपसे एग्जाम से पूछता कि जो है 6 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा संस्तरण, तीसरा भेजना मतलब भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है, नागरिक, चौथा है नागरिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार होते कुछ जाति के, और पेशे के चुनाव की स्वतंत्रता का अभाव होता है जातियों में। तो प्राय मतलब प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है और उस जाति में कोई कार्य नहीं करने जाता है। विवाह संबंधी भी प्रतिबंध होता है जातियों में, जनजात सदस्यता होती है, जाति का राजनीतिक स्वरूप होता है। तो ये कई चीज़ें थी जो कि समाज के को लेकर के या फिर समाज में जो जाति व्यवस्था है उसको लेकर के डॉक्टर GS घुरिये का ये कथन है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। जातिवाद और जाति के बारे में हमने तो आपको समझा दिया। अगला है सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। सांप्रदायिकता क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? एक होता है जातिवाद तो एक होता है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद का मतलब होता है, आपको बता दें, जो संप्रदायवाद होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सांप्रदायिकता की परिभाषा को देते हुए एक स्मिथ व्यक्ति है और स्मिथ कहता है कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह समूह मतलब वह होता है, एक सांप्रदायिक व्यक्ति या एक सांप्रदायिक समूह वह समूह होता है या फिर वह व्यक्ति होता है जो अनेक धार्मिक या भाषा भाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीति तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है
जिसके हित दूसरे समूहों से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि स्मिथ कहता है कि सांप्रदायिक व्यक्ति होता है वो अपने ही संप्रदाय को आगे बढ़ाना चाहता है और अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों को बलि पे चढ़ा दिया जाए या फिर उनका हानि हो, मतलब कि किसी दूसरे संप्रदाय को या किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा करके अपने संप्रदाय या अपने अपनत्व को आगे बढ़ाना ही क्या कहलाता है, संप्रदायवाद कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। जबकि एक व्यक्ति है बलराज मधोक, और बलराज मधोक कहते हैं कि सांप्रदायिकता कुछ धार्मिक वर्गों का राष्ट्र अथवा अन्य धार्मिक वर्गों की कीमत पर अपने लिए विशेष राजनीति अधिकार एवं अन्य सुविधाओं की मांग करना होता है। तो सांप्रदायिकता आपको समझ में, कम्युनिटी जिसको कहते हैं, तो एक प्रकार से कम्युनलिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सांप्रदायिकता को, तो वही चीज़ होती है। बाकी इसमें और सांप्रदायिकता के बारे में हम चर्चा कर लेंगे किसी दिन। तो सांप्रदायिकता यही होती है कि संप्रदायवाद समझ के बात है ना, जैसे कि कोई संप्रदाय है वो अपने ही जो है लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहा है, चाहे उसके आगे बढ़ने में किसी की मतलब घाटा ही क्यों ना हो, तो वो होता है आपका संप्रदायवाद। आसानी से आप बना करके भी उत्तर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो संप्रदायवाद से तात्पर्य क्या है? संप्रदायवाद से तात्पर्य उस जाति के मतलब कि उस समूहों से है या फिर जो है ऐसे समूहों से होता है जो कि अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने में एक प्रकार से क्या करते हैं, हर चीज़ में आगे रहते, तो ही आपका सांप्रदायिकता होती है। और ख़ास करके सांप्रदायिकता जो होती है उसमें हम की भावना पाई जाती है अंदर। तो जैसे इस प्रकार से आप सामुदायिकता कहते हो, सामुदायिकता, उसी प्रकार से संप्रदाय, एक दंगा होता है संप्रदाय का, जैसे कि कोई धर्म हो गया संप्रदाय, तो वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं और उनमें ये नहीं होता है कि हाँ कोई व्यक्ति पीछे जा रहा है फिर किसी की एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, तो उसमें उनको नहीं मतलब होता है। आगे हम समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लिख सकते हैं भाई, अगला प्रश्न आपका क्षेत्रवाद के कारण को स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रवाद के क्या कारण है? तो क्षेत्रवाद के बारे में अगर आपको बताना चाहिए तो क्षेत्रवाद भी यही होता है कि अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें भी क्षेत्रवाद में भी कई चीज़ें होती हैं। अब इस क्षेत्रवाद के बारे में हम आपको बता दें कि क्षेत्रवाद क्या होता है। तो क्षेत्रवाद के कारण को लेकर के आपसे पूछा गया कि क्षेत्रवाद के कारण स्पष्ट कीजिए। तो पहला कारण क्षेत्रवाद का ये होता है कि राजनीतिक कारण हो सकते हैं। आप लिखेंगे क्षेत्रवाद के राजनीतिक कारण, मतलब ऐसे आपको यहाँ पर 50 शब्दों में अगर पूछा जाएगा तो आप सीधे लिखेंगे राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, ऐतिहासिक कारक, सांस्कृतिक कारक, भाषाई विभिन्नताएं होती हैं जो है क्षेत्रवाद में। ऐतिहासिक कारक हो सकते हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं, कई कारक हो सकते हैं। तो ये सब क्या है भाई? ये सब क्षेत्रवाद की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। तमाम सारे ऐसे कारण हैं। अब कारणों पर खास करके अगर आपको पता हो तो ये सब कारण बड़े बड़े लंबे जो है इसकी उत्तर को हम कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ सही तरीके से। तो मतलब कि कुछ हम बातें हमने बता दी। तो आर्थिक कारण में क्या लिखेंगे? क्योंकि आर्थिक कारण क्या होता है? क्षेत्रवाद, जैसे कि कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसमें जो है आर्थिक कारण हो सकता है, जैसे क्यों पिछड़ा हुआ है, अब वो लोग आगे बढ़ने के लिए अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो क्षेत्रवाद की भावना उनके अंदर आ जाएगी। जैसे कोई जो है सांस्कृतिक कारक है, क्योंकि वो संस्कृति में बहुत सारे मतलब बहुत पहले से पिछड़े हुए हैं, अब वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये नहीं देख रहे हैं कि उससे किसी दूसरे की संस्कृति को हानि पहुंच रही है, ये नहीं देखेंगे, या किसी को लाभ हो रहा है घाटा हो रहा है, उनका मतलब नहीं, वो अपने आप को देखेंगे, वो आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रवाद में क्या होता है? हम की भावना होती है। आपके क्षेत्र का व्यक्ति है तो आप उसको ज़्यादा नौकरी पर देंगे। जैसे कि आप कहीं पर इंटरव्यू पैनल में हैं और आपके क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति पहुंच गया तो आप उसको पहले नौकरी देने का मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा आप अपने क्षेत्रवासियों को रखेंगे। तो यही चीज़ होती है क्षेत्रवाद। ओके, तो ये क्षेत्रवाद के कारण आप आसानी से बता सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला प्रश्न देखो भाई, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको मैं तो 50-50 शब्दों में हो गया आपका। अगला प्रश्न है दलित वर्ग से आप क्या समझते हैं? दलित वर्ग आपसे पूछा गया। दलित क्या है भाई? दलित जो शब्द है आपका, ये बड़ा फेमस शब्द है और खास करके गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम से भी पुकारा है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो दलित जब भी आपसे पूछा जाए दलित के बारे में तो आप आसानी से क्या बताएंगे भाई? दलित क्या होते हैं? दलित किसे कहते हैं? दलित किसे कहते हैं बताने का प्रयास करें सभी लोग। एक बार कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग बातें कर रहे हैं आप लोग लिखें कि दलित के बारे में आप बताएं कि दलित क्या होते हैं। बताओ फटाफट से। दलित क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया कि दलित वर्ग से आप क्या समझते हैं? दलित वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो दलित वर्ग जैसे कि जाति व्यवस्था जो है भारत में, आपको पता है, हमने जाति व्यवस्था के बारे में बता दिया, फैली हुई है। तो जातियों में भी एक होता है कि जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो हो गए, उसमें जो शूद्र वर्ग होता है उसके जो सबसे निचले पायदान पर होते हैं वही दलित होते हैं। ठीक, जो निचले पायदान पर होते हैं वही आप बेचारे आपके दलित होते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि दलितों से आप क्या समझते हैं? दलित क्या होते हैं? तो जो अस्पृश्य जातियाँ होती हैं उन्हीं को दलित कहा जाता है। दलित की बात की जाए तो दलितों को अपवित्र माना गया है और उन पर कई निरुक्ताएँ भी लाद दी गई हैं जो है समाज के द्वारा।
इन्हें मंदिर में जैसे प्रवेश करने पर भी पहले जो है वर्जित किया गया था, लेकिन अब जो है ऐसी व्यवस्था नहीं। अब जो भी व्यक्ति है सब जा आ सकता है। पवित्र नदी घाटों के उपयोग पर भी जो है वंचन था, मतलब उनको जाने नहीं दिया जाता था। पवित्र स्थानों पर भी आने जाने पर रोक था। अपने ही घरों में देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इन्हें वेदों तथा अन्य ग्रंथों मतलब धार्मिक ग्रंथ जो थे उनको पढ़ने की छूट भी नहीं थी। दलितों को सभी प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था। दलितों अर्थात अस्पृश्यों को पूजा आराधना भजन कीर्तन आदि का कोई अधिकार जो है नहीं दिया गया था। ब्राह्मणों को उनके यहाँ पूजा श्राद्ध तथा यज्ञ करने की भी आज्ञा नहीं दी गई थी समाज के द्वारा। दलितों को जन्म से ही अपवित्र माना गया और इसी कारण से इनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था भी नहीं की गई। हिंदुओं में शुद्धिकरण मतलब को हेतु धर्म ग्रंथों में 16 संस्कार माने जाते हैं। पुंसवन गर्भाधान अन्नकरण चूड़ाकरण अन्नप्राशन ये तमाम सारे संस्कार होते हैं। उनमें यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार खास करके पवित्र होता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत जो होता है व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य रूप से पवित्र कर देता है और यह एक प्रकार से संस्कार होता है, उपनयन संस्कार जिसको कहते हैं। तो इसी को यज्ञोपवीत या फिर जो है जनेऊ कहते हैं। ठीक है, तो जनेऊ जो होता है वो अपवित्र होता है, चूंकि अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वह या स्मरित पुंडरीकाक्षम सावाह्य अभ्यंतरा शुचि। जो आपका ये होता है यज्ञोपवीत, इसको धारण करने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और पवित्र के साथ साथ जो है वो क्या हो जाता है, चाहे व्यक्ति अपवित्र हो तो वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है यज्ञोपवीत को धारण करने से। इसीलिए यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार जो है ये इनके पास नहीं था। और जब यज्ञोपवीत कोई व्यक्ति नहीं धारण करता तो बिना यज्ञोपवीत के अगर कोई ब्राह्मण का भी बच्चा है तो वो शूद्र के बराबर होता है, ये बात भी बताई गई थी। और बिना यज्ञोपवीत के वेद को स्पर्श नहीं करना किया जाता था, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे जो हो। ठीक है, ये बात थी। तो दलितों के बारे में हमने आपको यहाँ पर बता दी। तो दलित वर्ग से आप ऐसे समझते हैं ये बता दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर, पारिवारिक विघटन का क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्या भाई, प्रश्न आपका कि पारिवारिक विघटन का क्या तात्पर्य है। पारिवारिक विघटन, परिवार का टूटना ही पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन पूछे आपसे, चाहे परिवार विखंडन पूछे तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे आपसे पूछे कि वर्तमान में परिवार के विखंडन पर प्रकाश डालिए या संयुक्त परिवार के विघटन के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो पारिवारिक विघटन से आप पहले बता देंगे पारिवारिक विघटन से हमारा तात्पर्य क्या है। पारिवारिक विघटन से हमारा तात्पर्य है कि जो संयुक्त परिवार हैं उनकी एक प्रकार से वो संयुक्त परिवार जब एकात्मक परिवार में बदलते हैं, केंद्रीय परिवार में बदलना ही क्या कहलाता है, पारिवारिक विघटन कहलाता है। आप लिखेंगे इसके परिवार मतलब समाज में परिवारों के या भारतीय परिवारों के विघटन के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। जैसे कि उसमें लिखेंगे पहला कारण, आपसे पूछ ले कि वर्तमान समय में भारतीय परिवार मतलब समय में परिवार के विखंडन पर प्रकाश डालिए, अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप ऐसे इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। आपसे पूछे संयुक्त परिवार के विघटन के कारण को स्पष्ट करें, तो खास करके भारत में बात की जाए तो परिवारों का स्वरूप मुख्यतः संयुक्त है और परिवार में संबंधित कई पीढ़ी जो है साथ साथ रहते हैं और यही कारण है कि पारिवारिक विखंडन अब हो रहा है बहुत तेजी गति से। मतलब परिवारों का टूट जाना ही पारिवारिक विखंडन होता है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि पहला कारण ये हो सकता है सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता होती है, क्योंकि समाज के मतलब मूल्य जो हैं वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं। जब कोई पीढ़ी है, मान लेते हैं दूसरी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी है, तो वो अपने हिसाब से नियम लगाएंगे। जैसे कि आपको जो है फुल्की खाने से या फिर पानी पूड़ी खाने से आपके पिताजी कभी कभी रोकते होंगे, क्योंकि उनके ज़माने में उतना ज़्यादा थी नहीं और फेमस भी नहीं थी, इसलिए वो रोकते थे। तो जो उन्होंने किया वो उनको सही लग रहा है और आज के दौर में जो उन्होंने उस समय किया था बचपन में, वो अगर आज यहाँ पर है नहीं तो अब इस समय जो व्यक्ति कर रहे हैं वो उनको बुरा लगेगा बाद में जाकर के। लेकिन वो जब वो उस समय थे तभी वो भी वही कर रहे थे, लेकिन उनको पता था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे को रोकेंगे कि हाँ ये व्यक्ति जो बच्चा जो कर रहा है ये गलत है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ गलत करने के बाद में फिर वो सही हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष हमेशा होता रहता है। समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों होते हैं और ये दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक भी हैं। और जब समाज में सहयोग होता है वहीं पर संघर्ष भी होता है और उसी संघर्ष में एक पीढ़ी मतलब अंतर पीढ़ी संघर्ष और अंतः पीढ़ी संघर्ष होता है। एक ऐसा संघर्ष होता है समाज में जो कि एक पीढ़ी के बीच में ही होता है। जैसे आपके विचार कुछ और हैं, मेरे विचार कुछ और हैं, आप भाजपा को वोट दें, मैं कांग्रेस को दे रहा हूँ। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं भाजपा को दिया हूँ या मैं कांग्रेस को नहीं दिया हूँ। इसका मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि आपके विचारों में और मेरे विचारों में अंतर हो सकता है, क्योंकि एक विपुल के चार कुमारा को पंडित को
अलग अलग प्रकार से होते हैं। कोई पंडित है तो कोई सूरमा है, कोई युद्ध कर रहा है तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो है लुहार है तो कोई नाई है। ठीक, तो अलग अलग प्रकार से जो है समाज के लोग होते हैं और अलग अलग उनकी विचारधाराएं होती हैं। और उन्हीं विचारधाराओं में क्या होता है, मतभेद होता है। और जब ऐसे विचारों में, घर के पारिवारिक विचारों में या परिवार के सदस्यों के विचारों में जब मतभेद होता है तो उसी मतभेद के कारण से पारिवारिक विखंडन होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन के साथ साथ परिवार में विखंडन हो रहा है। तीसरी बात यह है कि भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी विचारधारा भी बढ़ रही है। लगातार आप देख रहे हैं भौतिकता जो है हमारे समाज पर हावी हो रही है। और यही कारण है कि जो है व्यक्तिवादी विचारधारा, लोग अपने सुख की ओर ज़्यादा मतलब की हो रहे हैं, संयुक्त सुख नहीं देख रहे हैं। अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ करके, उनको अनाथालय में मतलब कि छोड़ करके उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। और अपने आप को अपनी बीबी के साथ जो है अपने जो है रंग महल में सुखों की अनुभूति कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो है विचारधाराएं होती हैं। और इसी कारण से जो है अब अपने माँ बाप को छोड़ दिया, फिर अपने भाई को छोड़ दिया, अलग बस गए, तो फिर ये क्या होगा, पारिवारिक विखंडन ही तो हुआ। औद्योगिकरण से भी पारिवारिक विखंडन बढ़ा है। चौथा कारण आप देख सकते हैं नगरीकरण से खूब बढ़ा है और निर्धनता से बढ़ा। जैसे किसी का बच्चा जो है शहर में चला गया तो वो अब शहर में ही रहेगा, तो वहीं पर रूम किराए पर लेगा, अपने बीवी बच्चों को बुला लेगा। अब वहाँ पर इनके भाई लोग इधर हो तो ये परिवार छोटा होगा फिर दूसरा व्यक्ति कोई किसी दूसरे शहर में है, तीसरा किसी दूसरे शहर में, तो इस प्रकार से अलग अलग होता है। निर्धनता से भी एक प्रकार से, अगर किसी घर में गरीबी है तो उस घर में क्या होगी, झगड़ा होगी, उसके घर में रहने को नहीं रहेगा, बड़ी दिक्कत होगी। गरीबी जो है सबसे दुख, अगर जीवन में कोई दुख है, जीवन में कहीं पर भी कोई दुख है तो सबसे बड़ा दुख गरीबी है। लेकिन गरीबी से जब आप अमीर होते हैं, आप गरीब बहुत ज़्यादा हो, जब आप अमीर होते हैं तो फिर वो अमीरी उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जितनी गरीबी आपको अच्छी लगती है। जब आपके जेब में 5 रुपये हैं और समोसा 8 रुपये का मिल रहा है और आपको समोसा खाने का मन कर रहा है और आप समोसा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि आपके पास 3 रुपये की कमी है, वही मेरे प्यारे दोस्तों सबसे अच्छी और सबसे एक प्रकार से आपका टर्निंग एज, मतलब कि टर्निंग पॉइंट वही होता है जब आप उस समोसे को खा लें, मतलब समोसा खाने की आपको इच्छा है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हो। ये एक प्रकार से आप सोचिए, तो ये स्थिति जब किसी व्यक्ति की होती है तो वो आगे बढ़ता है। ओके, आगे समझते हैं थोड़ा सा हम थोड़ा सा फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और भी कई चीज़ें, विवाह के आधार में भी परिवर्तन हुआ है। लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, नहीं पहले शादियां सही तरीके से होती थीं और लोग देखते थे, तो वो अलग अलग बातें। तो विवाह के आधार में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए पारिवारिक विखंडन हो रहे हैं। अठवा क्या है भाई, रोमांस पर आधारित विवाह हो रहे हैं, इसलिए ही परिवार अलग हो रहा है। यौन संबंधों की असंतुष्टि हो रही है, इसलिए भी कहीं ना कहीं पे पारिवारिक विखंडन हो रहा है। वहीं जो है अस्वस्थकार मनोरंजन का प्रभुत्व है यहाँ पर। और 11वां बात यह है कि धर्म का घटता हुआ महत्व है। लोग धर्म को नहीं मान रहे हैं और अंधविश्वास को त्याग रहे हैं। और अखलाकी अंधविश्वास को त्यागने के चक्कर में ना वो पूरे के पूरे धर्म को ही भुला रहे हैं। वो भगवान को ही नहीं मान रहे कि कोई ऐसी शक्ति है जो कि हमको बनाई है। और वास्तविकता यही है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम लोगों से परे है और हम लोगों पर शासन कर रही है, हम लोगों को चला रही है। वो हमको संभावनाएं प्रदान की है और हम उन पर कार्य कर रहे हैं। वो मतलब कि हम लोगों को, मतलब कि हम लोग कर्म कर रहे हैं, फल तो एक प्रकार से उसी के हाथ में है। और जो फल मिलता है, क्या अब ये कहेंगे कि एक भगवान है तो क्या वो सभी को फल देने के लिए कहाँ कहाँ पर पहुँचेंगे, वो अलग की बातें हैं। जो कि वो फल देने के लिए अलग अलग नहीं पहुँचेंगे। जो जस करहि तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं। पारिवारिक तनाव भी बढ़ रहा है, व्यक्तिगत संबंधी दोष भी हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर होता है तो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। ये सही जो है अंतर है, कई सारे अंतर हैं, मतलब कि कई सारे कारण हैं जिसके कारण से पारिवारिक विघटन हो रहा है। तो पारिवारिक विघटन से हमारा तात्पर्य यही है, आप समझ गए होंगे। ठीक, बेकारी, गरीबी, यही सब पारिवारिक विघटन का कारण है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दहेज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दहेज क्या होता है इसके बारे में आप बताएं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बताने का प्रयास करें दहेज क्या होता है। तो दहेज आपको पता होगा, दहेज जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले पुराने ज़माने में या पहले के समय में दहेज को क्या किया जाता था भाई। दहेज जो होता था इसको लोग देते थे किस प्रकार से, दहेज को देते थे एक प्रकार से, जैसे कि जो बड़े लोग हुआ करते थे वही लोग देते थे। और उनको देखने के बाद में लोग देखते गए और उसके बाद में जो छोटी जातियाँ थी, जो उच्च लोग के लोग होते थे जिनके पास पैसा था, वो लोग उपहार के स्वरूप में अपने बिटिया जब उसको विदा करते थे तो उसको देते थे कि हाँ मेरी बिटिया जो है सुखी रहेगी, अच्छे वस्त्र पहनेगी, अच्छे गहने को धारण करेगी। और कुछ पैसे दे दी, हाँ कि भाई ले लो, ले जा करके, हो सकता है उसके पास ना हो तो तुम्हें खा लेना। इस प्रकार से
तो अब उसको उपहार के स्वरूप में दे देते थे। अब वही धीरे-धीरे ये लोग भी जो है देने लगे, और जब लोगों को पता चला कि हाँ फलानवा के व्यक्ति लड़कवा के बियाहवा मइहन जो है एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल और 51,000 रुपये नगद मिल रही, सिक्कड़ खरीदी अंगूठी आ रही, तो हमारे लड़कों को में काहे नहीं मिल रही है। अब हो सकता है वो बड़े लोग हों, उन्होंने उपहार दे दिया हो। अब इसमें ज़बरदस्ती कहें मतलब कि ये कहेंगे कि हाँ नहीं हमको सिक्कड़ खरीदी अंगूठी चाहिए क्योंकि पटीदार को हमारे मिला है, तो इसमें दिक्कत होने लगी। अब ऐसे-ऐसे बढ़ गया समाज में, और ऐसे-ऐसे बढ़ा और आज वही जो है एक प्रकार से एक ऐसी जटिल समस्या बनी हुई है कि जिसकी बिटिया के पास या फिर जिसके पास जो है अच्छी-अच्छी लड़कियाँ हैं, मतलब अच्छी-अच्छी कहने का मतलब ये कि बहुत सुंदर सुशील और लड़कियाँ हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, चूँकि वो दहेज दे सकें। ऐसा नहीं कि जो बाप जो है जो अपने बेटे के उसमें दहेज लेते हैं, वो अपनी बेटी के दहेज मतलब कि उसमें दहेज जो है देना भी पड़ता है उनको, देते भी हैं, खुशी से देते हैं। तो लेकिन इनमें जो बड़े लोग हैं वो तो दे ले लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके मतलब बड़े लोगों के चक्कर में गरीब लोग क्या हो जाते हैं, पिस जाते हैं, गेहूं के साथ कहते हैं ना घुन पिस जाते हैं। तो वही हाल होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझिए। ठीक। तो ये आप दहेज का मतलब आप लिखेंगे, एक व्यक्ति है मैक्स रेडिन। मैक्स रेडिन दहेज की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि साधारणतः दहेज वह संपत्ति होती है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है, वही आपका क्या है, दहेज है। दहेज प्रथा का जो विभत्स रूप आज हमारे समाज में दृष्टिगोचर हो रहा है, वह समाज के लिए एक अभिशाप सा हो गया है। प्रारंभ में ही उपहार स्वरूप विवाह में वर तथा कन्या को कुछ दिया जाता रहा है, लेकिन उसका रूप कठोर नहीं था। अभिभावक आसानी के साथ जो देते थे, वर पक्ष उसे ले लेते थे, और इस उपहार या दहेज का संबंध दान से है। दहेज की मात्रा में जो है वृद्धि 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभ होती है, और यह निरंतर बढ़ती गई, और आज हमारे सामने जो ये दहेज का रूप है ये बहुत बड़ा हो चुका है। और दहेज को ख़त्म करने के लिए खास करके जो युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी है, इनको सामने आना पड़ेगा और अच्छे तरीके से इसमें मना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप युवा हैं तो आप आ जाएंगे, आप कहेंगे कि पापा से अपने आप कहिएगा कि मैं दहेज नहीं लूँगा, बिना दहेज की शादी करूँगा। चुप रहो, क्या बोल रहा है, नहीं लेगा तुरंत डांटेंगे तुमको। तो आप समझिएगा कि जो है युवा आगे आना पड़ेगा युवा को, तभी दहेज पर रोक लगेगी। और दहेज एक जटिल और गंभीर समस्या है समाज की, और चूंकि गंभीर समस्या है इसीलिए जो है ये पेपर में प्रश्न भी आएगा। दहेज पर एक प्रश्न आप तय मान लीजिए, अगर आपने दहेज को तैयार कर लिया अच्छे तरीके से तो आपको 10 नंबर कहीं नहीं रुक जाएगा आपका। और दहेज को हमने पढ़ा दिया है, खास करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, दहेज का पढ़ा हुआ प्ले लिस्ट में वीडियो पर मिल जाएगी आपको, आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, ये आप सर्च करेंगे कि दहेज की अवधारणा शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप लिखिएगा दहेज की अवधारणा शुक्ला स्टडी पॉइंट, आपको वीडियो मिल जाएगा। जो भी टॉपिक आपको यहाँ से सर्च करना हुआ आप लिखेंगे, जो है फला टॉपिक का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में मतलब जो प्रश्न है उसका लिख दीजिएगा, और उसके बाद में शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, घरेलू हिंसा के प्रकार बताइए। घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति अपराध ये एवं हिंसा की घटनाओं को ही हम घरेलू हिंसा के नाम से जानते हैं। और महिलाओं को सुरक्षा एवं सुख प्रदान करने के बदले पुरुषों ने महिलाओं को तिरस्कृत किया है, और यही तिरस्कार उनका एक प्रकार से हिंसा कहलाती है। और जो है खास करके अगर आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति पर अपराध करते हैं, घर में है जो व्यक्ति घर में ही रह रहा है, चाहे बुजुर्ग हो गया, तो वो भी घरेलू हिंसा के अंदर में आती है। कोई आपसे छोटा है और उस पर आप हिंसा कर रहे हैं, हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा के कई प्रकार हैं, जैसे कि दहेज हत्याएं करवा दी जाती हैं। दहेज अगर नहीं मिला तो जो है लड़की को जला दिया, बहू को जला दिया। आपने टीवी सीरियल्स में खास करके देखा होगा ऐसी हत्याओं को, और होता भी है। और दूसरी बात यह है कि पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार भी किया जाए। क्या? पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार अगर करा जाए तो ये भी घरेलू हिंसा के प्रकार में आता है। घरेलू हिंसा का मतलब है। तीसरा घरेलू हिंसा इस प्रकार का होता है कि पत्नी को अगर कोई व्यक्ति पीटता है, मारता है, तो वो भी घरेलू हिंसा होती है। चौथी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति यौन शोषण करता है, ज़बरदस्ती करता है, बलात्कार वगैरह जो आप टीवी वगैरह में देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती जो है किसी के साथ यौन संबंध स्थापित करता है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, वो भी चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, अगर ज़बरदस्ती कोई चीज़ करता है तो वो भी क्या है भाई, वो भी एक प्रकार से घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है, और इसके तहत उसके ऊपर केस भी हो सकता है।
और पांचवी बात आप बता सकते हैं कि विधवाओं तथा बुजुर्ग स्त्रियों पर अत्याचार अगर होता है तो भी वो क्या है, अगर कोई किसी का पति मर गया है और उस विधवा पर आप अत्याचार कर रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, कोई बुजुर्ग स्त्री है, आपकी माता है, फिर कोई बुजुर्ग स्त्री, उस पर आप अत्याचार कर रहे हो, उसको खाना नहीं दे रहे हो, ये भी एक प्रकार से क्या है, घरेलू हिंसा ही है। छठवीं बात ये है कि भाई भ्रूण हत्याएं, अगर कोई व्यक्ति मतलब कि कोई बच्चा है और उसके किसी गलती से किसी जो है लड़की जो कि कुंवारी खास करके वो उसमें अगर बच्चा हो जाता है पेट में, तो उसको जो है लोग भ्रूण मतलब उस गिरवाने का प्रयास करते हैं, उसी जो है उसी को क्या कहते हैं, उसी को जो है क्या बोला जाता है, भ्रूण हत्या बोला जाता है। तो वो भ्रूण हत्या अगर आप करते तो वो भी घरेलू हिंसा की ही श्रेणी में आती है। तो भ्रूण हत्याएं आदि को प्रमुख रूप से घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकारों में हम रख सकते हैं, और ये हमने आपको बता दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे पूछे मेहर क्या है, तो मुसलमानों में मेहर जो होता है विवाह के परिणाम स्वरूप मुस्लिम स्त्री को मेहर का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि एक दीवानी समझौता होता है मुस्लिम विवाह, और मेहर उसका एक आवश्यक परिणाम होता है। मेहर वह धन संपत्ति होती है मेरे प्यारे दोस्त, जो कि पति पत्नी के सम्मान में देता है, और इसे कन्या मूल्य नहीं कह सकते, क्योंकि इस संपत्ति पर कन्या के पिता का नहीं वरन कन्या का ही अधिकार होता है। मेहर की रकम विवाह के समय, विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी तय की जा सकती है, विवाह के समय भी और विवाह के बाद भी, विवाह को होने के कुछ समय बाद भी। क्योंकि जब मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मुस्लिम विवाह एक समझौता होता है, और समझौता कभी भी भंग हो सकता है, और जब ये समझौता भंग होगा तो उस पुरुष को उस स्त्री के खर्च के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ होती है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध क्या है भाई, अपराध क्या है, अपराध को परिभाषित कीजिए। तो इलियट एवं मैरिल व्यक्ति हैं, वो अपराध की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अपराध कानून द्वारा निषिद्ध वह कार्य होता है जिसके बदले में उसके कर्ता को मृत्यु, जुर्माने, कैद, कामघर और सुधार गृह या फिर जेल के मतलब द्वारा दंडित किया जाता है। तो वो क्या होते हैं, वही क्या होता है, वही होता है अपराध। या फिर सेथना, डॉक्टर सेथना महोदय के अनुसार, महोदया हैं और उनके अनुसार इन्होंने कहा कि अपराध की परिभाषा एवं कार्य अथवा गलती पापमय या फिर गैर पापमय के रूप में दी जाती है, जो संबंधित देश के विशिष्ट समय पर लागू कानून के अंतर्गत दंड के योग्य होती है। खास करके अपराध मैं बता दूं आपको, अपराध जानते हैं क्या होता है, अपराध की वीडियो भी पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो अपराध के बारे में अगर बताना चाहूँ तो अपराध ऐसा कार्य होता है समाज में, अपराध एक ऐसा कार्य होता है जो कि समाज के मूल्यों के खिलाफ हो, समाज के मापदंडों के खिलाफ हो, सामाजिक नियमों के खिलाफ हो। अगर सामाजिक अपराध चूंकि अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक अपराध और एक आपका जो है आपका कानूनी अपराध। तो कानूनी अपराध वह अपराध होता है या फिर ऐसा कार्य जो कि संविधान की पुस्तक के खिलाफ हो, या जो कानून है आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड जो है, अर्थात भारतीय दंड संहिता, या जिसको आप ताज़े-राते हिंद कहते हैं। तो ताज़े-राते हिंद में जो चीज़ें जो धाराएं हैं, अगर उसके विरुद्ध आप कोई कार्य करते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्य करते हैं, तो वही कार्य आपका अपराध होता है। चाहे चोरी हुआ तो चोरी खिलाफ है, डकैती हुआ, किसी की आप हत्या कर दे तो वो भी क्या है, वो अपराध की ही श्रेणी में आता है। ठीक, समझ गए बातें, आगे समझते हैं। तो ये अपराध होता है। और सामाजिक अपराध क्या होता है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप मुस्लिम जाति मतलब कि हिंदू जाति के हैं, आपने मुस्लिम जाति के किसी लड़के से विवाह कर लिया, तो ये हिंदू समाज के लिए या मुस्लिम समाज के लिए उस लड़की के कोई मतलब कि मुस्लिम समाज उस लड़की को अपराधी घोषित करेगा, हिंदू समाज उस लड़के को अपराधी घोषित करेगा। इस प्रकार से ये हुए अपराधी। जबकि जो कानून है, कानूनी अपराध ये नहीं है, कानूनी अपराध ये नहीं है। अगर आपने किसी लड़की और कोई लड़का राजी है तो शादी कर सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो क्या या फिर किसी भी जाति का हो, तो शादी कर सकते हैं। लेकिन ये समाज की दृष्टि से क्या है, अपराध है। तो सामाजिक नियमों के खिलाफ है, सामाजिक मापदंडों के खिलाफ है। तो अपराध की परिभाषा समाज के हिसाब से दूसरी होती है और कानून के हिसाब से दूसरी होती है। हालांकि कानून सर्वोपरि अब हो चुका है, सामाजिक नियम अब खिलाफ होते जा रहे हैं, और कानून का जो एक प्रकार से नियम है वो हावी हो रहा है समाज के नियमों पर, और कानूनी नियम आगे है समाज से। और हर मामले में आप देखेंगे तो कानून समाज पर एक प्रकार से समाज के समस्त नियमों को हथिया चुका है, और कुछ खासी चीज़ें बची हैं जिन पर कार्य कर रहा है कानून, और जल्द ही उसको भी हथिया लेगा। तो कई सारे ऐसे कानून हैं जिन पर समाज के ऊपर छोड़ा जाता है कि हाँ आप ये देखो। हालांकि समाज भी अच्छे कर्मों के लिए ही प्रेरित करता है, और समाज कोई आप बुरा कार्य करेंगे तो आपको नियंत्रण भी कसता है समाज। आप इसीलिए BA सेकंड ईयर में ही आप दूसरा पेपर पढ़ते हैं, सामाजिक नियम मतलब सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन। तो सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, ये आप पढ़ते हैं, पेपर 2 में पढ़ेंगे, तो उसकी भी वीडियो जल्दी आपके समक्ष आ जाएगी। तो वो होता है आपका। तो अपराध आपके समझ में आ गई बातें। अपराध कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो बाल अपराधी होते हैं उनको जो है रिमांड होम पर भेजा जाता है।
रिमांड होम आपसे पूछे रिमांड होम किसे कहते हैं, तो रिमांड होम के बहुपक्षीय कार्य होते हैं। जैसे सुरक्षा का स्थान होने के साथ साथ ये है वह स्थान होता है जहाँ पर बाल अपराधियों के अवलोकन का व वर्गीकरण का महत्वपूर्ण कार्य जो है किया जाता है। यहाँ पर जो अपराधी होते हैं जिनको नहीं पता होता पहल चक्कर कि हाँ उन्होंने अपराध किया और उनको सुधारने का प्रयास किया था रिमांड होम पर, तो वो रिमांड चीज़ें वहाँ पर जाकर के लोग सुधरते हैं, बहुत सारे लोग बिगड़ भी जाते हैं। तो अपराध के बारे में हमने आपको बता दिया। आगे अगला प्रश्न आपका आत्महत्या को परिभाषित कीजिए। आत्महत्या क्या भाई? आत्महत्या के सिद्धांत को सबसे पहले जानिए, दुर्खीम महोदय ने दिया है। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खीम महोदय कहते हैं स्वयं कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु के उन सभी प्रकारों के लिए किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक कार्य का परिणाम होते हैं, उसका कि जिसे ज्ञान है। ठीक, जबकि कैवन महोदय कहते हैं कि आत्महत्या स्वेच्छा से अपनी जीवन लीला समाप्त करने हेतु अथवा मृत्यु द्वारा आतंकित होने पर अपने जीवन को बचाने में असमर्थता होती है। कहने का मतलब ये है कि आत्महत्या जो होती है वो अपने ही द्वारा अपने आप को ख़त्म कर लेना या अपने ही द्वारा अपने आप को मार लेना, ये आत्महत्या कहलाती है। और आत्महत्या एक प्रकार से कानूनन अपराध भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप आत्महत्या करने जा रहे हैं और आप मरे नहीं, भगवान की कृपा से आप बच गए, अब जब आप बच जाएंगे ना तो आपके ऊपर धारा लगेगी, केस लगेगी और आपको एक प्रकार से जज सुनवाई करेगा आपकी, और आपको जो है दंड मिलेगा। आप ये चूँकि आपने कानूनी अपराध किया है, आप अपने आप को भी नहीं मार सकते, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बनाया है, आपने अपने आप को नहीं बनाया है। ठीक, तो जब आप अपने आप को बनाए नहीं हैं तो जो चीज़ आप बनाए हैं उसी को बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपके पिताजी ने या फिर माताजी ने आपको बनाया है तो आप वो आपको बिगाड़ दें, इसका भी अधिकार उनको नहीं है। जैसे कि आपने मान लेते हैं कि जो है आपने घर बनाया तो आप घर गिरा सकते हैं, ये बात तो क्लियर है, चलिए ठीक। लेकिन अगर आपने उस घर को बेच दिया तो उसके बाद में नहीं गिरा पाएंगे। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर चीज़ें हमने समझा दी। तो अपराध के बारे में आपने होगा चीज़ें, आत्महत्या समझ गए बातें ना। आत्महत्या माने कि अपने द्वारा ही किन्हीं कारणों के बस अपने आप को ख़त्म कर लेना आत्महत्या है। आत्महत्या के सिद्धांत को जिसको दुर्खीम इमाम दुर्खीम ने दिया है खास करके, इसको बताएंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। और दुर्खीम ने कहा कि समाज के द्वारा इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर जाता है बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को कि वो अपने आप को आत्महत्या करने पर मजबूर कर लेता है। तो इसको लेकर के हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप लिख लीजिएगा। आत्महत्या क्या लिखिएगा, आत्महत्या का सिद्धांत हिमालय दुर्खीम, और मतलब आत्महत्या का सिद्धांत लिखेंगे, उसके बाद में लिख दीजिएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट उसी पर बगल में, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो आत्महत्या को लेकर के एक प्रश्न एग्जाम में आएगा और आपको 10 नंबर दिलवा करके जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है मद्यपान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 10 नंबर का नहीं, ये तो प्रश्न 2-2 नंबर के हैं आपके, ठीक है, छोटे छोटे हैं, 50-50 शब्दों में। 10 नंबर का लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न है। अगला प्रश्न है मद्यपान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मद्यपान क्या होता है भाई? मद्य माने होता है आपका जैसे कि जो बीड़ी, शराब, मतलब गुटखा, अफीम, चरस, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो कि आपको नशा होती है, अर्थात मादक पदार्थ जो होती है, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो उसी को जो है मद्यपान कहा जाता है। तो उसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो मद्यपान का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो खास करके मद्यपान जो होता है आपका वर्ष 1964 में योजना आयोग जो था उसके द्वारा नियुक्त मद्य निषेध पर जो है स्टडी टीम की रिपोर्ट में मद्यपान को परिभाषित किया गया है। और वो परिभाषा इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सुनिएगा। मद्यपान से आशय एक बीमारी या आदत या फिर व्यसन से होता है। व्यसन माने वो होता है उपयोग करना, जो व्यक्ति की शारीरिक मानसिक व्यवस्था के टूटने से पैदा होती है। अगर आपकी मानसिक तनाव हो गया, शारीरिक तनाव है आपके पास, तो आप जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई नशा करते हैं। जैसे कहते हैं कि हम जो है नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो ये जो है कहीं ना कहीं पे जब मानसिक तनाव होता तब लोग नशा पीते, दारू। आप देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा कि जब साउथ के हीरो फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो जा करके जो है सोमरस का पान करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। सोमरस माने होता है जो है दारू ही। तो मदिरा का सेवन करते हैं और उसके बाद में फिर जो है वो चीज़ें होती हैं। तो उसके नीचे लिख के आता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हानिकारक है बिल्कुल भी, आप इसका सेवन मत करिएगा। ओके, तो मद्यपान से आशय एक बीमारी से है या फिर एक आदत से है या फिर एक व्यसन से है जो कि व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक व्यवस्था के टूटने से पैदा होता है। यह विघटन दीर्घकाल तक लगातार और मतलब आदतन मद्यपान के परिणाम स्वरूप होता रहता है। ये बात जो है 1964 में योजना आयोग के द्वारा बताई गई है। स्टडी टीम उस पर द्वारा लगाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था। और एक परिभाषा है मार्क केलर महोदय की,
और मार्क केलर महोदय कहते हैं कि मद्यपान एक ऐसा दीर्घकालिक व्यवहार संबंधी विकार होता है जिसमें व्यक्ति इतनी अधिक मात्रा में मदिरा सेवन करने लगता है कि उसकी मदिरा पीने की आदत उसके स्वास्थ्य तथा सामाजिक व आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है, तो उसको हम मद्यपान कहते हैं। तो मद्यपान खास करके मदिरा सेवन को लेकर के है। बाकी बीड़ी वगैरह पीना उसको मद्य मादक द्रव्य व्यसन भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर तो मादक द्रव्य व्यसन और मद्यपान इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मादक द्रव्य व्यसन जो होता है, आप जैसे कि बीड़ी का सेवन करते हैं, तंबाकू, गुटखा जो है ये सब खाते हैं, आप केपी खाते हैं, शाही लोगों की शाही पसंद, कमला पसंद, या आप बोलो जुआ केसरी खाते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब मादक द्रव्य व्यसन का सेवन आप कर रहे हैं। ठीक, मद्यपान आप दारू वगैरह पी रहे हैं तो ये आपका मद्यपान होगा। ठीक, समझ में आ गई बातें। हमने शुरुआत में आपको मादक द्रव्य व्यसन के बारे में आपको बता दिया था, लेकिन ये मद्यपान जो है आपका खास करके मदिरा के सेवन से होता है, और मादक द्रव्य व्यसन माने दूसरा होता है। मादक द्रव्य व्यसन और जो है मद्यपान लगभग एक सा ही अर्थ है, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन खास करके थोड़ा सा अंतर रहता है। मद्य पान माने होता है मदिरा का सेवन करना, मादक द्रव्य व्यसन माने होता है जो मादक पदार्थ है उनका सेवन करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, ये चीज़ हो गई आपकी। 10 प्रश्न आपके तैयार हो गए। इन 10 प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमने आपको भी उत्तर बता ही दिए सबके लगभग लगभग। अब आगे थोड़ा समझते हैं और दीर्घ उत्तर मतलब कि लघु उत्तर टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इनके उत्तर जो है आप लोग जो है देखिएगा, और इन सभी के उत्तर आपको हमारे जो है मतलब प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। एक एक जो है वीडियो सभी पढ़े हुए सबके, हालांकि थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे हम। खंडबा लघु उत्तर टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न ऐसे करने होते हैं, और 200 शब्दों में आपको प्रश्न लिखना है। एक प्रश्न यहाँ पर दिया है, इसके स्थान पर दूसरा अथवा करके दिया है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता मान लेते हैं तो दूसरा प्रश्न आप इसके स्थान पर कर सकते थे। ओके, अब आइए बात करते हैं हम प्रश्न आपका। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न पहला प्रश्न आपके समक्ष है, जो है दूसरा प्रश्न है आपका, आप पूछ लो पूरी के पूरे पेपर का। प्रश्न क्या है आपके समक्ष, देखिए सभी लोग फटाफट से देखने का प्रयास करें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि साइबर अपराधियों के समूह को स्पष्ट कीजिए। साइबर अपराधी जो होते हैं उनके कितने समूह होते हैं भाई, कैसे कैसे हम साइबर अपराधी कौन होते हैं। साइबर अपराध वह अपराध होता है जो कि हैकिंग वगैरह वाला किया जाता है, जैसे कि आप किसी का मोबाइल हैक कर लो, किसी का टीवी हैक कर लो, किसी का लैपटॉप हैक कर लो, या फिर किसी का पूरा सिस्टम में हैक कर लो। तो ये हैक करना ही, हैकिंग वगैरह, जब आप लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सभी के माध्यम से किसी व्यक्ति के डाटा को चुरा लेते हो तो वही आपका हैकिंग कहा जाता है, और ये अपराध जो होता है साइबर श्रेणी में आता है। ठीक, तो साइबर अपराध खास करके बात की जाए तो निम्न प्रकार से आप बता सकते हैं, जैसे कि पहला अपराध, साइबर अपराधी के समूह कैसे होते हैं। पहला समूह होता है बच्चे और किशोर जो होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कि 6 साल से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं, इनका एक समूह होता है, वो साइबर अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि बच्चों के इन समूह द्वारा साइबर अपराध अधिक सरल रूप में देखा जा सकता है, तो ये लोग भी जो है ये साइबर मतलब पहला अपराधी। दूसरा अपराधी मतलब वो होते हैं संगठित हैकर्स, कुछ होते हैं, वो साइबर अपराधी का समूह है एक, संगठित हैकर्स। जैसे कि संगठित हैकर्स में अपराधी में मतलब कि इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं अधिकतर एक साथ आयोजित करने के लिए कुछ उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जिसका कारण जो है मुख्य रूप से राजनीतिक पूर्वाग्रह, कट्टरवाद हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है भारत में कोई चीज़ करना हुआ या फिर बम विस्फोट करवाना हुआ, इसके कारण से एक संगठन बनाया गया, और वो व्यक्ति उन व्यक्ति को सिखाएगा कि हाँ ऐसे हर एक चीज़ करनी है, वो हैकिंग करके पूरा का पूरा सिस्टम हमारे यहाँ का कर ले, और उसके बाद में जो है यहाँ पर कोई गलत चीज़ कर दे, तो ये एक प्रकार से होता है, ऐसे हैकिंग कुछ होते हैं। कुछ पेशेवर हैकिंग होते हैं, पेशेवर हैकर्स होते हैं, जैसे कि इस प्रकार के हैकर्स के जो है मतलब इसमें वह अपराधी होते हैं, वो केवल पैसे के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि उनको वो हैकिंग जानते हैं, और उनको कोई बड़ी पार्टी है उसने पैसा दिया कि हाँ भाई चलो जो है हैक करना, ये इतना आप हैक कर दीजिए, क्या आपका दाम क्या है, तो वो अपराधी होते हैं। ठीक है, और उनको ये नहीं जानकारी होती है कि हाँ वो बाद में जा करके क्या करेंगे, ऐसा उनको नहीं मतलब होता, बाकी उनको हैक करने से मतलब होता है। ठीक, उनकी जो दाम है उनको मिल जाएगा ये चीज़। चौथी बात यह है, कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं, जैसे कि हैकर्स का कुछ असंतुष्ट कर्मचारी होते हैं, वो हैकिंग करते क्या करते हैं, तो इस प्रकार से 4 संगठित समूह होते हैं ये। तो मान लेते हैं जैसे कि कोई डायरेक्टर है, उसने डांट दिया अपने एम्प्लॉय को, और वो क्या कर दिया, वो जानता है डाटा वगैरह सब पूरा का पूरा कैसे क्या है, उसने हैक कर लिया। ठीक, तो जब उसने हैक कर लिया तो ये एक प्रकार से, तो 4 प्रकार, एक तो बच्चे और किशोर वाला हैकर्स, एक संगठित हैकर्स, एक पेशेवर हैकर्स, और एक असंतुष्ट कर्मचारी वगैरह वाला वो। ठीक है,
तो ये जैसे कि साइबर अपराध के कई तरीके होते हैं, कई तरीके कैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है हैक कर लिया जाए, जानकारी की चोरी कर ली जाए, ईमेल की बमबारी कर दी जाए, डेटा चुरा लिया जाए, या सलामी हमला किया जाए, या वायरस कोई बना दिया जाए जिसके कारण से आपके पूरा का पूरा सिस्टम दिक्कत कर दे। तो ये चीज़ें होती है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष दूसरा नंबर इसके स्थान पर है। मान लेते हैं प्रश्न आपको नहीं पता तो दूसरा कर सकते थे इसके स्थान पर। आतंकवाद के कारण बताइए, आतंकवाद के क्या कारण हो सकते हैं भाई। तो आतंकवाद के कई कारण है, जैसे कि पहला कारण आप लिख सकते हैं, कौन सा कारण है, धार्मिक उन्माद के कारण से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। दूसरा बात क्या है, युवा जो है वर्ग में विचलन है, इसीलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। तीसरी बात क्या है भाई कि राजनीतिक कूटनीतियों के कारण से भी आतंकवाद में बढ़ोतरी होती है। चौथी बात है कि सैनिक सरकारें अगर हैं तो इसके कारण से भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। पांचवा चीज़ है भाई कि मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी से भी एक प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। और जो है हिंसक मनोवृत्तियां अगर किसी व्यक्ति की हैं तो उससे भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। सातवां कारण हो सकता है पृथकतावादी आंदोलन। आठवां हो सकता है आपका भ्रष्ट राजनीति। नौवां कारण आप लिख सकते हैं आर्थिक विषमताएं। तो ये सब कई कारण हो सकते हैं किसके भाई, आतंकवाद की। ओके, आतंकवाद को हमने विस्तार से पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा उस वीडियो को, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आतंकवाद के कारणों को पढ़ लीजिएगा, आतंकवाद के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, स्वैत व्यसन अपराधी और पेशेवर अपराधी में क्या अंतर होता है, आप लोग बताने का प्रयास करें। एक स्वैत व्यसन अपराधी, स्वैत व्यसन अपराधी मतलब अभी आपको बता दें, जो बड़े लोग होते हैं जो कि अपराध करवाते हैं, जैसे कुछ जो बड़े नेता होते हैं वो बहुत बड़े गुंडे होते हैं, और पहले गुंडा होते हैं, उसके बाद में फिर बन जाते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हो जाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, तरहिंतर जो है क्या करते हैं, गुंडे करवाते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंदर अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं उनकी, लेकिन उनको मतलब कि उनके ऊपर थोड़ी सी आँच नहीं है। कोई कांड दूसरे व्यक्ति ने किया लेकिन वो आदमी उसी का है, लेकिन कांड अपना काम उनका सध रहा था, और उन्होंने कहा कि भाई ये निपटा दो, ये काम मेरा है, और जा करके निपटा देंगे, आँच उनके ऊपर नहीं आएगी। मतलब सफ़ेद जो है कपड़ों में किया गया जो अपराध होता है वो आपका खास करके ये होता है। सफ़ेद कपड़ा कौन पहनता है, जो बड़े लोग होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा स्वैत व्यसन अपराधी और पेशेवर जो अपराधी होते हैं, जो खास करके अपराधी होते हैं और जो स्वैत व्यसन अपराधी होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, प्रश्न पूछा गया। पहला अंतर होता है कि निम्न वर्ग के अपराधी को लोग वास्तविक अपराधी मानते हैं। जैसे कोनो गरीब व्यक्ति अगर अपराधी कर दिया गया तो वो आपका वास्तविक अपराधी है, वो एक प्रकार से कैसा अपराधी, पेशेवर अपराधी बोल सकते हैं उसको। लेकिन इसके विपरीत अगर स्वैत व्यसन अपराधी समाज के एक प्रतिष्ठित मतलब कि जो बड़े व्यक्ति है या प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई है, अगर उसने कोई अपराध किया और मतलब वो क्या है, वो स्वैत व्यसन अपराधी होता है। कोई बड़ा व्यक्ति अगर अपराध है या अमीर व्यक्ति अपराधी, तो वो आपका ये होता, पहला अंतर। दूसरा अंतर कौन सा होता है, पेशेवर अपराधी के साथ कठोर दंड का प्रावधान होता है, परंतु स्वैत व्यसन अपराधी के साथ काफ़ी नरमी बरती जाती है सभी के लोगों के द्वारा। तीसरा अंतर हो सकता है आपका कि निम्न वर्ग के जो अपराधी होते हैं उनको कठोर से कठोर दंड मिलता है, जबकि जो स्वैत व्यसन अपराधी होते हैं वो दंड से बच जाते हैं, क्योंकि वो कांड दूसरे से करवाते हैं। चौथी बात यह है भाई कि निम्न वर्ग के अपराधी से जनता घृणा करती है तथा उसे हेय समझती है, जबकि जो स्वैत व्यसन अपराधी होती है उनको इज्जत देती है जनता। पांचवा अंतर आप देख सकते हैं कि निम्न वर्ग के अपराधी के कृत्यों का प्रचार तुरंत हो जाता है, जबकि स्वैत व्यसन जो अपराधी होते हैं उनके कृत्यों के बारे में लोग बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं, क्योंकि समाचार पत्रों तथा अन्य साधनों मतलब अन्य संचार जो साधन है उनमें इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, और ये उनको मना कर देते हैं कि हाँ मेरी खबरों को मत चलाइएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो यही है आपका जो है स्वैत व्यसन अपराधी और पेशेवर अपराधी में अंतर। अगर ये प्रश्न नहीं बता था, अगला प्रश्न आप कर सकते थे इसके स्थान पर। प्रश्न है कि मादक द्रव्य सेवन के दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। मादक द्रव्य सेवन के दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। अगर आप जो है मादक द्रव्य का सेवन करते हैं या फिर जो है मद्यपान का सेवन करते हैं तो उसके क्या क्या जो है दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके उस वो पूछा गया आपसे। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है आपके। मादक द्रव्य जो है सेवन के क्या कारण हो सकते हैं, तो आप इसको बताएं, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इसको आप बताने का प्रयास करें। प्रश्न आपसे पूछा गया। ओके, बताओ भाई क्या होता है। तो मादक द्रव्य सेवन के दुष्परिणाम क्या होते हैं, या आपसे पूछे कि जो है मद्यपान के दुष्प्रभाव प्रभाव कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पहला शारीरिक प्रभाव होता है, शरीर जो होगा आपका, अगर लंबे समय तक आप जो है चाहे बीड़ी पिए, चाहे गांजा पिए, चाहे अफीम पिए, चाहे चरस करें, या अलग अलग प्रकार से चीज़ें करें, तो आपको क्या हो जाएगा, या आप चाहे शराब पिए तो आपको इससे जिगर संबंधी बीमारी हो सकती है।
नाड़ी आपकी खराब हो सकती है, गठिया हो सकता है आपको, पेलेग्रा नामक त्वचा रोग हो सकता है, बेहोशी आ सकती है। तो चाहे आप दारू पिएँ, चाहे या फिर अन्य कोई कार्य करें, तो आपको चाहे आपसे मद्यपान के दुष्प्रभाव पूछे, चाहे आपसे मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम पूछे, आप दोनों बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। ओके। मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम और लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप जैसे अफीम, गांजा, चरस, भांग, कोकीन, मजूब और हशीश, ब्राउन शुगर हो गया आपका, पैथोडीन हो गया, एस्पिरिन हो गया, इन सभी का आप सेवन करते हैं तो ये आपका मादक द्रव्य सेवन आता है। और पहला चीज़ आप पहला कारण क्या है, मादक द्रव्य सेवन और स्वास्थ्य। मादक द्रव्य सेवन से क्या होता है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा लिख सकते हैं आप कि मादक द्रव्य सेवन से आपको अपराध में वृद्धि होती है। मादक द्रव्य सेवन से क्या होता है भाई, अपराध में वृद्धि होती है, आप अपराधी बन जाएंगे। तीसरा क्या होता है, मादक द्रव्य सेवन करने से पारिवारिक विघटन बहुत ज़्यादा होता है। चौथी बात यह है, आजकल बहुत ज़्यादा परिवार जो है, जो औरतें होती खास करके दवा लेती हैं और खाने में कहते हैं दवा ले लो, खाने में मिला दो शराबी के, शराब छूट जाएगी उनकी। ऐसा खूब ज़्यादा प्रचार चल रहा है, ठीक, बहुत पहले चल रहा था, अब तो 7 साल शांत हुआ। चौथा कारण आप बता सकते हैं भाई, मादक द्रव्य सेवन और करने से व्यक्ति का विघटन हो जाता है, पर्सनल विघटन हो जाता है, व्यक्ति खात्मे की ओर बढ़ जाता है। अब पांचवी बात यह है कि अगर मादक द्रव्य का सेवन करता है व्यक्ति, तो उसकी कृषि कुशलता जो होती है वो क्षीण हो जाती है, वो कार्य करने की योग्य नहीं रह जाता। छठवां इसका अंतर, ये अब ये मत कहिएगा कि जो है हमने दारू पी करके हमने जो है एक गोला भांग खाई थी, हमने पूरा का पूरा क्या कर डाला, पूरा का पूरा गेहूं अकेले काट डाला, तो वो अलग की बात है, उस समय आपने काट लिया, लेकिन बाद में आप दूसरे साल, तीसरे साल, 10 साल के बाद में आप देखेंगे तो आप कुछ काटने के लायक नहीं बचेंगे, आप खुद ही कट जाओगे। ये बात ध्यान रखेंगे। साथ और आप अंतर बता सकते भाई, कई चीज़ें हैं जैसे कि और भी कारण है आपके, जो है कार्य क्षमता आपकी कम हो जाएगी, व्यक्ति विघटन हो जाएगा, बेकारी फैलेगी, सामाजिक समस्या बढ़ जाएगी, शराब से दुर्घटना होती है, या जो है आप मादक द्रव्य सेवन करें तो आपसे दुर्घटना होगी, दुर्व्यवहार फैलेगा समाज में, कई सारे कारण है। ओके, क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, परिवीक्षा से आप क्या समझते हैं। परिवीक्षा क्या होती है भाई, परिवीक्षा माने होता है आपका एक प्रकार से ये जज को अधिकार होता है, ये एक प्रकार से विधि होती है, और इस विधि में जज को यह अधिकार होता है कि वह किसी अपराधी को जेल में भेजने के स्थान पर वह किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के पास जो है भेज दे उस व्यक्ति को, जो कि उसे सुधार सके। और ऐसे व्यक्ति को प्रोविजन अधिकारी कहा जाता है, जिसके पास जो है उस व्यक्ति को भेजे जज। तो ये होते हैं एक प्रकार से परिवीक्षा, ठीक। तो यदि अपराधी की आयु 21 वर्ष से कम हो तथा 6 माह से कम का दंड अगर उसे मिला है, उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है। ताकि परिवीक्षा पर छोड़ने के कई लाभ मिलते हैं कि पहला लाभ ये तो ये मिलता है कि इससे क्या होता है, अपराधी की मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है, उसे भविष्य में समाज विरोधी कार्य न करने का प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी बात यह है कि वह जेल के दूषित वातावरण से बच जाता है और वह एक प्रकार से अच्छे राह पर चलने का प्रयास करता है। तीसरी बात यह है कि उसे अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। चौथी बात ये है कि उसमें जाने से इससे राज्य को आर्थिक लाभ भी होता है, क्योंकि उस जेल में जाता तो उसके खर्चे जो है कुछ बच जाते, मतलब बच गया। पांचवी ये है कि इस व्यवस्था का एक लाभ ये है कि वह अपराधी को अपना सुंदर मतलब कि सुधार स्वयं करने की प्रेरणा देता है, ताकि वह एक बार फिर से जो है अच्छे रास्ते पर आ सके। तो ये परिवीक्षा होती है। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 1986 का जो एक प्रकार से क्या है भाई, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 का, इसमें क्या बताएगा, प्रश्न पूछेगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहला अधिकार ये देगा कि सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को ऐसी वस्तुओं या सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, जिससे कि उपभोक्ता के शरीर या संपत्ति को नुकसान जो है हो सकता है। तो वो एक प्रकार से ऐसी जिससे मतलब क्या हो, इनको अधिकार दिया गया है कि जिससे शरीर और संपत्ति को नुकसान हो सकता है, ऐसी चीज़ों को ना लें। ओके। दूसरी बात यह है कि सूचना का अधिकार, उपभोक्ता को वस्तु यानी माल की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, उसकी शुद्धता क्या है, मानक मूल्य उसका क्या है, उसके बारे में सही सूचना जानकारी जो है लेने का अधिकार जो है उपभोक्ता के पास। तीसरा अधिकार क्या है कि शिकायत करने का अधिकार, प्रत्येक उपभोक्ता को शिकायत करने का जो है और करने और उपयुक्त मंचों पर उसके हितों के लिए आवश्यक विचार विमर्श के लिए आश्वासन प्राप्ति का अधिकार भी है। चौथी बात यह है कि चयन का अधिकार, उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न किस्म मतलब कि विभिन्न किस्म, गुण, ब्रांड, आकार, रूप, रंग तथा मूल्य की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु का चयन कर सकता है, जो भी वो खरीदना चाहे खरीद सकता है।
5वीं बात यह है कि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह उन समस्त बातों की जानकारी प्राप्त करे जो एक उपभोक्ता के लिए आवश्यक होती है। तो ये कई चीज़ें, शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार है उसको, मूल्य का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये कई सारे जो है अधिकार है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न है, अंतःपीढ़ी संघर्ष एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतःपीढ़ी संघर्ष वह संघर्ष होता है जो कि अपने ही पीढ़ी के बीच में जब संघर्ष होता है तो वो अंतःपीढ़ी संघर्ष होता है। लेकिन अंतरपीढ़ी संघर्ष एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी के बीच, जब दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है तो अंतरपीढ़ी संघर्ष मतलब अंतरपीढ़ी संघर्ष होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें। तो इसके बारे में अंतःपीढ़ी संघर्ष और अंतरपीढ़ी संघर्ष के बारे में हमने वीडियो बना दी, देख लीजिएगा, आप पढ़ी हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, और करके दिया है, जातिवाद के परिणामों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। जातिवाद के परिणाम क्या होते हैं भाई? अगर जातिवाद फैलता है समाज में तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, आप उसको बताने का प्रयास करें। ठीक है, जातिवाद के क्या परिणाम हो सकते हैं भाई? तो जातिवाद के कई परिणाम हो सकते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि पहला परिणाम हो सकता है कि देश की प्रगति में बाधक होते हैं जातिवाद। दूसरा परिणाम आ सकता है कि देश की एकता को खतरा हो सकता है। अगर जातिवाद बढ़ेगा, मतलब देश की एकता को खतरा हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि प्रजातांत्रिक भावना में कमी आएगी, उसका ह्रास होगा। चौथी बात है कि पक्षपात ज़्यादा हो जाएगा जो है जातिवाद से, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। पांचवी बात है नैतिक पतन होगा, मोरल जो है एक प्रकार से क्या होगा, डिक्लाइन होगा, उसका पतन होगा। छठवीं बात है कि औद्योगिक कुशलता में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और सातवीं बात है अपराधों में वृद्धि हो जाएगी। आठवीं बात है नैराश्य और मानसिक विकार जो है ज़्यादा बढ़ेंगे। नवीं बात हो सकती है आपकी, नौवां परिणाम ये होगा कि धर्म जो है परिवर्तन का प्रेरक हो जाएगा। जातिवाद धर्म परिवर्तन का प्रेरक है। 10वीं बात ये है कि दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, किसका? जातिवाद का। तो ये कई सारे कारण थे जो कि हमने आपको बता दिए। जातिवाद कैसे विकसित होता है, इसके भी कई कारण हैं। वैवाहिक प्रतिबंध से भी जातिवाद बढ़ता है, क्योंकि विवाहों को अगर मतलब कि किसी एक जाति का भी व्यक्ति दूसरे जाति में विवाह नहीं करता है, ये इससे क्या होता है, जातिवाद बढ़ता है। यातायात एवं संदेह वाहन के साधनों के विकास से भी जातिवाद बढ़ा है। जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा में जातिवाद बढ़ा कि हमारी जाति ऊपर, हमारी जाति ऊपर। जजमानी व्यवस्था का, जजमानी जो प्रथा उसका विघटन हो रहा है, इसीलिए भी जो क्या बढ़ रहा है भाई, जजमानी पहले व्यवस्था थी, अब भी कहीं कहीं पर गाँव में आप देखेंगे, कहीं कहीं पर क्या अधिकतर चीज़, जहाँ पंडित जी लोग आपके यहाँ पर कथा बाँचते होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ 10 घर इनके पास, इस पंडित जी कथा बाँचेंगे 10 घर में, और दूसरे वाले 10 घर में दूसरे पंडित जी आएंगे। तो ये जजमानी व्यवस्था है कि हाँ एक दूसरे के, या फिर एक जाति दूसरी जाति का एक प्रकार से कार्य करती हैं, तो जजमानी बटी होती है अपनी अपनी। ओके, औद्योगिकरण होगा, नगरीकरण होगा, जातियों का विभेदीकरण, विकास होगा, सांस्कृतिकरण हो गया, राजनीति, जातीय संगठन, इन सभी के द्वारा क्या होता है भाई, जाति व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपका, निर्धनता समाप्ति हेतु प्रमुख सुझावों का वर्णन कीजिए। निर्धनता को समाप्त करने के लिए प्रमुख सुझाव कौन कौन से हो सकते हैं? बड़ा ही फेमस प्रश्न, निर्धनता पढ़ लीजिएगा। निर्धनता के बारे में एग्जाम्स में लगातार प्रश्न आता है, जातिवाद के बारे में प्रश्न आता है। निर्धनता की समाप्ति कैसे कर सकते हैं भाई? पहला तो बेकारी को अगर हम दूर कर लें तो निर्धनता समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या पर अगर आप नियंत्रण रख सकते हैं तो आपकी निर्धनता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब सरकार किससे, मतलब सरकार अगर जनसंख्या पर नियंत्रण रख ले तो निर्धनता समाप्त कर सकती है। तीसरी बात यह है कि भाई कृषि व्यवस्था में सुधार हो, इससे जनसंख्या मतलब कि इनसे क्या होगा, निर्धनता में कमी आएगी। चौथा बात ये हो सकता है कि अगर तीव्र आर्थिक विकास किया जाए तो भी क्या हो जाएगा, निर्धनता समाप्ति हो जाएगी। पांचवा, साधनों का उचित वितरण अगर है तो भी हो जाएगा। छठवीं बात यह है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाए, इससे क्या हो जाएगा, इससे भी जो है निर्धनता समाप्त होगी। शिक्षा का प्रचार किया जाए, सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए, तो इनसे भी क्या हो जाएगा। सातवां क्या भाई लिखेंगे, सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया जाए। आठवां क्या लिखेंगे, शिक्षा का प्रचार किया जाए ताकि लोग जागरूक हों और निर्धनता से बचें। नवीं चीज़ क्या है भाई, योजना की कमियों को दूर किया जाए। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी कमी बहुत सारी है, उनकी कमियों को दूर किया जाए ताकि क्या हो, लोग निर्धनता से बच सकें। 10वीं बात क्या हो सकती है, सामाजिक बीमा योजना लॉन्च की जाए, इसके कारण से लोग निर्धनता से बच सकते हैं। ओके, तो ये सुझाव आप दे सकते थे बड़े आसानी से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला देखें, भारत में अल्पसंख्यकों की क्या श्रेणी, मतलब भारत में अल्पसंख्यकों की क्या श्रेणियां हैं, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में अल्पसंख्यक की जैसे कि श्रेणियों में कई श्रेणियां आती हैं, जैसे कि भारत में अल्पसंख्यक कौन व्यक्ति होगा। तो भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणियों के लिए 3 श्रेणियां बांटी गई हैं मोटे तौर पर। पहली है भाई आपकी धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरे वे होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक, और तीसरे जनजातीय अल्पसंख्यक होते हैं आपके। जो आपके धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, धर्म के आधार पर
किसी स्थान पर या किसी विशेष जो है स्थान पर या किसी भी स्थान पर धर्म को लेकर के कोई धर्म ज़्यादा है और कोई धर्म कम है, तो जो धर्म संख्या कम है उसे धार्म मतलब अल्पसंख्यक कहते हैं, और जिनकी धर्म के आधार पर धर्म जहाँ पर ज़्यादा है उसको धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब बहुसंख्यक हो गए। कहने का मतलब है जैसे पंजाब की बात कीजिए तो पंजाब में सिख ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या है वहाँ के पंजाब के बहुसंख्यक सिख हैं आपके, और वहाँ के अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू है, भाषा मतलब धार्मिक आधार पर। और पूरे के पूरे भारत देश की बात कीजिए तो भारत देश में धार्मिक अल्पसंख्यक जो है मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में खास करके क्या है भाई, ज़्यादा कौन है, हिंदू है। ठीक, तो ये अल्पसंख्यक सॉरी धार्मिक जो है बहुसंख्यक है हिंदू। अल्पसंख्यक में आपके हो गए बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये सब हो गए। ओके ओके, मुस्लिम हो गए। और उसके बाद में भाषा या अल्पसंख्यक कोई अल्पसंख्यक होती है कि भाषा जिनकी ज़्यादा है तो उनको बहुसंख्यक कहेंगे, जो उनसे भाषा ज़्यादा लोग बोलते हैं। और जो भाषा के लोग कम बोलते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आपका भाषाएं जो व्यक्ति कम बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाषा या अल्पसंख्यक का मतलब है कि भाषा जहाँ पर जो मतलब कि जौन सी कौन भाषा मान लेते 10 लोग हैं, उनमें से जो है 8 लोग जो है कन्नड़ बोल रहे हैं और 2 लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो उनमें से कन्नड़ वाले जो होंगे बहुसंख्यक होंगे और 2 वाले हिंदी वाले जो है अल्पसंख्यक होंगे। ओके, तीसरा बात जो है आपका जनजाति अल्पसंख्यक, जनजाति कहाँ पर ज़्यादा रह रही है कहाँ पर कम रह रही है, जनजातियों के हिसाब से किया जाता है बंटवारा, किससे भाई, अल्पसंख्यकों का। ओके, क्लियर होगी बातें। तो कहाँ पर अल्पसंख्यक कहाँ पर ज़्यादा अल्पसंख्यक, मतलब कि ज़्यादा नहीं बहुसंख्यक उनको कहते हैं। ओके, ज़्यादा अल्पसंख्यक नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर बातें क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ पर जो है कुछ लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके समक्ष हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए आपके, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई सबकी 500 शब्दों में इनके उत्तर को लिखना। आप जितने भी शब्दों में लिखना होगा आप उस वीडियो को देख लेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न, निर्धनता की अवधारणा दीजिए तथा इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम्स में आएगा लगातार आता है। अगला प्रश्न है लैंगिक असमानता के से आप क्या समझते हैं, लैंगिक असमानता के कारण को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, लगातार परीक्षा में आता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सामाजिक समस्या को परिभाषित कीजिए तथा इसके कारणों को बतलाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम से पूछा था, इसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न कौन सा है आपका, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, विवाह विच्छेद क्या है, यानी तलाक जिसको आप कहते हैं उसी को विवाह विच्छेद कहा जाता है। विवाह विच्छेद क्या है, विवाह विच्छेद की संख्या में वृद्धि के कारण को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न कारणों की चर्चा की। तो सबसे पहले आप भ्रष्टाचार की अर्थ को लिखेंगे, उसके बाद भ्रष्टाचार की परिभाषा हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में जो है भ्रष्टाचार के विभिन्न कारण, भ्रष्टाचार के विभिन्न कारण लिखेंगे। उसमें आप सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण हेडिंग डाल करके आप आसानी से समझा दीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद आप सभी का।